नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। आज के इस क्लास में मैथ्स की हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं। ज़बरदस्त चीज़ मतलब आप चाहे क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th 12th, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, कहने का मतलब अगर आप खेती कर रहे हो तो भी, मतलब किसी दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, लेकिन आपको इनके वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, इसके सरफेस एरिया कितना होता है इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो इसका पढ़ाई से रिलेशन हो तो भी और पढ़ाई से रिलेशन न हो तो भी हमें इन सारी बातों का जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये डेली लाइफ में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि है बड़ा सिंपल सा काम, ये कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर, है बड़ा सिंपल सा काम। एक्चुअल क्या है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है, और वॉल्यूम कितना होता है इनका, चाहे क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, होलो कोन हो, सॉलिड कोन हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे हेमी स्फेयर हो, और चाहे ये 2D, ये इस लाइन में आपको पूरे 2D डायग्राम दिखाई दे रहे हैं और इसमें 3D डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। और इसके फार्मूले की आपको जरूरत पड़ती है, कई बार जरूरत पड़ती है, और फार्मूले हमने रटे होते हैं, और रटोगे तो कभी याद नहीं आएगा फार्मूला। अगर आपने बनाना, मैं आपको फिर बता दूं, इनमें से मुझे फार्मूले याद नहीं है, लेकिन मुझे जब भी जरूरत पड़ती है तब मैं बना लेता हूं। तो आप बोलोगे कि सर बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा, फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जितना टाइम याद रहे, किसी बच्चे को अगर मान लिया जाए कि याद है, उतना ही टाइम लगेगा उसको बनाने में। और बनाने के बाद में जब इसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आता है और आपको फार्मूला बनाते आता है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो आज ये वीडियो लंबा बनेगा, फिर मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज आप देखिए। 2D के भी काफी कुछ मैंने यहां पर डायग्राम ले लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेक्टर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, है ना। और ये भी ले लिया मैंने, 3D वाले डायग्राम भी ले लिए यहाँ पर, और सारे फार्मूले हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। और मैंने एक टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है, देखिए ये सारे 2D है, ये सारे डायग्राम क्या है, 2D है। तो इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है ये बना के देखेंगे हम, एरिया क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें समझेंगे। डायगोनल कितना होता है इनका, ठीक है, और किसमें किसमें डायगोनल होता है, ये सारी बातें आज की क्लास में हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। टाइम लगेगा, लेकिन आज के बाद में इससे रिलेटेड लाइफ टाइम आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, गारंटी ले रहा हूं भाई। चलिए ठीक है, ये 3D डायग्राम है पूरे, है ना। ये होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो कोन, सॉलिड कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर, और हमारे पास में ये 3D डायग्राम है। इसमें क्यूब ले लिया हमने, क्यूबाइड, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो कोन, सॉलिड कोन, स्फेयर और हेमी स्फेयर, और इनका भी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, ये भी सारी बातें समझेंगे हम, है ना, टेंशन नहीं लेना है। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल्स, किसमें किसमें डायगोनल्स होते हैं और वो क्या होता है, ये सारी बातें समझने वाले, ठीक है। कुल मिला के सारे फार्मूले बनाते हुए हम यहां पर देखने वाले हैं, एक एक करके बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 2D डायग्राम जितने अच्छे से समझोगे ना, उतने अच्छे से आप 3D डायग्राम को समझ पाओगे, क्योंकि 3D डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं 2D से ही बना हुआ है ना। जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक पेपर है ना, ये पेपर है, ये क्या है, 2D डायग्राम है। 2D मतलब 2 डायमेंशन है ना इसमें, एक ऐसे में और एक ऐसे में, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसी को अगर मैं ऐसा रोल कर दूं, तो इसी को अगर रोल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3D बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। ये थोड़ा सा लूज पेपर है, थोड़ा टाइम लग रहा है 3D बनाने में। अब देखिए 3D बन गया, सिलेंडर बन गया, तो इसी से तो बना है सिलेंडर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2D डायग्राम को जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से 3D डायग्राम को समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर की बात करते हैं हम। स्क्वायर बना कैसे है, इस बात पर जरा ध्यान देना। मेरे पास में सपोज करें कि एक लाइन है, देखिए
एक लाइन है और इस लाइन की लेंथ कितनी है, यल है। कितनी है, लेंथ यल है। या आप ए भी मान सकते, ए यूनिट है। यूनिट मतलब वो मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस लाइन ने कितना स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है, कितना स्पेस घेर के रखा है, तो आप बोलोगे कि इस लेंथ के बराबर। हाँ बिल्कुल सही है। मैं अगर बोलूं कि इसने ए सेंटीमीटर या ए मीटर स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है, तो ये लेंथ हो गई ना एक। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, एरिया नहीं हुआ। एक्चुअल एरिया भी हुआ है, लेकिन लाइन की जो डेफिनेशन होती है ना, ये माना जाता है कि ये लाइन क्या है, एकदम इतनी पतली है कि इसने कोई स्पेस ही ऑक्युपाई करके नहीं रखा है, जो कि गलत है। ऑक्युपाई तो करेगा, कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, लेंथ है एक प्रकार की। अब मैं क्या करता हूं, इसी लेंथ को ऐसा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं। समझ में आ रहा ना, ये जो लेंथ थी इसको क्या करता हूं मैं, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं ऐसी, और जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ बढ़ा देता हूं। तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि भाई ये जो लेंथ थी इतनी ही लेंथ और कवर करते हुए जा रही है, तो इसने क्या किया, ये विड्थ भी इसने कवर कर दी है। तो सिंपल सी बात है, इतना स्पेस ऑक्युपाई था और जितना जितना स्पेस इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा, उसका उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यही तो इसका एरिया हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये इंटू ये मीटर, ऐसे में भी ये मीटर है और ऐसे में भी ये मीटर है, तो कितना हो गया, ये इंटू ये स्क्वायर। और मीटर दो बार आया, मतलब एक लेंथ वाला मीटर आ गया, एक विड्थ वाला मीटर आ गया, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया, ये स्क्वायर। और जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर आपको लगाना है। और जो भी यूनिट रहेगी उसका आपको स्क्वायर लगाना है। तो देखिए एक फार्मूला बन गया यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखते हुए भी चलता हूं। स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया कितना है, ये स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि इसकी ये साइड कितनी है, ये है, और लेंथ भी ये है और विड्थ भी है, तो इसका एरिया हो जाएगा ये स्क्वायर। कितना सिंपल काम है। ऐसे ही अगर मान लिया जाए रेक्टेंगल की बात करें, ऐसे ही अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। मेरे पास में एक रेक्टेंगल है और ये वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इस बात को हम देखते हैं। तो सपोज करें कि इसकी लेंथ कितनी है, यल मीटर है, या यल यूनिट है, या यल सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। और ब्रेथ मान लिया जाए कि ये यल है, बी है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक लाइन है ऐसी जस्ट, तो इसने कितनी लेंथ की लाइन है, यल यूनिट। और यल यूनिट को मैं क्या कर रहा हूं, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, इसकी विड्थ को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। लेकिन ए और ये इक्वल नहीं है यहां पर, तो कहां तक इंक्रीज किया मैंने, बी तक किया। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहले यल मीटर इसकी लेंथ थी, यल मीटर इसकी लेंथ थी, और जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई, बी मीटर हो गई। जो भी यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि जो लेंथ की यूनिट है ना, वही ब्रेथ की यूनिट होना जरूरी है। दोनों की यूनिट सेम रहेगी तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि लेंथ की यूनिट मीटर में दी है, ये सेंटीमीटर में दी है, तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। दोनों को एक जैसी यूनिट बनाना कंपलसरी है, तभी हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो ये क्या हो गया, यल इंटू बी, तो यल इंटू बी, और मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर क्यों लगाया जाता है। जब भी एरिया निकालते तो स्क्वायर क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन आपस में किया है। तो इसका एरिया का फार्मूला सभी को मालूम है। मतलब अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सर सब मालूम है हमें, कोई ऐसी इसमें समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। अब इनका पेरीमीटर देखते हैं हम।
तो पेरीमीटर तो दुनिया का सबसे इजी काम है, पेरीमीटर में तो कोई समस्या ही नहीं है। जब भी 2D का पेरीमीटर पूछा जाता है, चाहे ये वाला डायग्राम हो, चाहे ये डायग्राम हो, चाहे ये डायग्राम, कोई भी डायग्राम हो, पेरीमीटर का मतलब क्या है? आउटलाइन। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में ये स्क्वायर है ना, ये क्या है? एक स्क्वायर है। चाहे आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, चाहे आपने कोई भी डायग्राम बना दिया, कोई भी कैसा भी, या ऐसा कैसा भी डायग्राम बना दिया, उटपटांग सा डायग्राम बना दिया, चलो मैंने ये स्टार बना दिया। ध्यान से समझना, पेरीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। चाहे ये बना दिया, कैसा भी डायग्राम हो, पेरीमीटर में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटलाइन, लेंथ ऑफ आउटलाइन। भाई जो आउटलाइन है ना, उसकी, उस आउटलाइन की लेंथ कितनी होगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर देता हूं। ये जो है ना आउटलाइन, इसकी व्हाइट कलर की जो आउटलाइन दिखाई दे रही है, उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया मैंने, यहां से स्टार्ट किया तो यहां से चलूंगा मैं, ये आउटलाइन से चलना है भैया, ये बाउंड्री से चलना है आपको, और जहां से स्टार्ट किया था वहां पर क्लोज कर देना है। और जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है वही तो पेरीमीटर है, वही पेरीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, यहां से स्टार्ट किया मैंने, कहीं से भी स्टार्ट करो। सपोज करें कि इसकी लेंथ कितनी है भाई? ये है, और ब्रेथ भी कितनी है? ये है। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो आप बोलोगे कि यहां से स्टार्ट किया तो कितना चला? ये, फिर और ये चला, फिर और ये डिस्टेंस कवर किया, फिर और ये डिस्टेंस कवर किया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितने बार हो गया? 4a टाइम हो गया। तो 4a इसका पेरीमीटर हो गया। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, यहां से डिस्टेंस कवर करना चालू किया। ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये लेंथ चला मैं यल, फिर बी चला, फिर अगेन लेंथ चला, फिर बी चला। तो 2 बार लेंथ चला। देखो, यल प्लस फिर बी चला, फिर लेंथ चला और फिर बी चला। तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। बी प्लस बी कितना हो गया? 2b हो जाएगा। और दोनों में से 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यल प्लस बी। बस, कितना सिंपल काम है भाई। रटने की जरूरत है क्या आपको? फार्मूलों को क्यों रटना है? अभी तो बड़ा सिंपल सिंपल सा चल रहा। आप बोलोगे कि सर ये आगे वाले आते फार्मूले तो बड़े मुश्किल हो जाते। अरे कोई मुश्किल नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिकली समझो। मेरे पास में ये सारे हैं। देखिए, ये कौन है ना, पूरा प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा मैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि हो क्या रहा और ये ऐसा फार्मूला क्यों बन रहा। सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। ये मेरे पास में स्फेयर है, ये स्फेयर दिख रहा, इसके आधा कर दिया तो ये हेमी स्फेयर बन गया। ये 2 हेमी स्फेयर बन गए यहां पर। हाँ, ये क्यूब है, ये जस्ट मॉडल है, और मॉडल से प्रैक्टिकल के द्वारा हम कैसे फार्मूला बनाते हैं आप देखना। 3D में भी मजा आएगा इसका, ठीक है ना। आज के बाद में आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप कोई भी फार्मूला बना सकते हो खुद, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपके पास में इसका फार्मूला क्या बन गया? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी। इसका ये क्या है? एक्चुअल रोम्बस है। रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स कैसी होती है इसकी? इक्वल होती है, डायगोनल अनइक्वल होती है। ठीक, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। बस, चलिए इसके फार्मूले लिखना चालू करते हैं हम। मैंने यहां पर लिखा है पेरीमीटर और सरकमफेरेंस। सर्कल के लिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसको पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको सरकमफेरेंस बोलते, सरकमफेरेंस। ठीक है, चलिए तो इसके फार्मूले बनाना चालू करते। मुझे एक बात बताइए कि स्क्वायर में मैंने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। कहां से? ये यहां से स्टार्ट किया मैंने। तो ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। कितने बार चला? 4a टाइम। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a।
तो ये 4a हो जाएगा कि नहीं 4a? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा भाई, कोई भी फार्मूला हम रटने से नहीं निकाल रहे। 4a। चलिए अगर मान लिया जाए इसकी ये क्या लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है, और आप जब चले गए तो यहां से स्टार्ट किया तो लेंथ चले, फिर ब्रेथ चले, फिर लेंथ चले, फिर ब्रेथ चले, मतलब 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम L और 2 टाइम B, और 2 दोनों में से कॉमन निकाल दिया, फार्मूले बनते जा रहे हैं। सर्कल का थोड़ा सा भी रुक के करेंगे अपन, ये दोनों फार्मूले। रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी ये वाली साइड, ए साइड, ए साइड और ए साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करें कि इसकी ये वाली साइड ए है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? a प्लस ए प्लस ए, तो 4a। रटने की जरूरत है क्या? कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें स्क्वायर का फार्मूला याद है, पेरीमीटर का, रोम्बस का फार्मूला नहीं मालूम। अरे दिमाग ही क्यों लगाना है भाई? इसकी जो साइड्स है, साइड्स की लेंथ को प्लस कर देना है, वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सपोज करें कि इसकी ये जो लेंथ है वो कितनी है? ये है, तो आपको मालूम है ये भी कितनी हो जाती है? ये हो जाती है। और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2 टाइम ए और 2 टाइम बी। टोटल राउंड लगाना है आपको, फार्मूले बनते जा रहे हैं। चलिए ट्रेपेजियम में सपोज करें कि इसकी ये लेंथ कितनी है? यहां पर ए है और यहां पर बी है। अच्छा, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? एक पेयर क्या होना चाहिए? इसका पैरेलल होना चाहिए। अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और बाकी का दूसरा पेयर जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो। पैरेलल न हो उसको क्या बोला जाता है? ट्रेपेजियम। तो सपोज करें कि ये है, ये बी है, और ये कितना है? सी है, और ये डी है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आउटसाइड, जो भी आउटसाइड की लेंथ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारी लेंथ को मैंने ऐड कर दिया, सारी लेंथ को ऐड कर दिया। तो अपनी तो ऑलमोस्ट एक लाइन तो क्लियर हो गई, सर्कल वाला पार्ट छोड़ के। अब बात आ गई एरिया की। एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा ये बात हम यहां पर देखते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे हम, एक एक करके बात करेंगे। ये दोनों के तो एरिया हो गया, इनका दोनों का अभी छोड़ रहा हूं मतलब पहले इनके एरिया देख लेते, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? रोम्बस का एरिया देखता हूं। रोम्बस का एरिया, ये क्या है? इसका डायगोनल। ये क्या है? इसका डायगोनल, ये वाला। अगर मैंने डायगोनल से कट कर दिया, डायगोनल से कट कर दिया, तो डायगोनल से कट करने के बाद में आपके पास में 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। और सपोज करें कि इसका डायगोनल क्या है? D1 है। ये वाला क्या है? D1 है। और इसका जो दूसरा डायगोनल है वो कितना है? D2 है। ये कितना है? D2 है। और इसके जो डायगोनल होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर से और एक बार, ये प्रॉपर्टी रोम्बस की ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर आप याद रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। फिर से और एक बार, मेरे पास में क्या है? रोम्बस है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं इसको, ये रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या है?
इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए साइड ए साइड ए साइड और ए साइड। तो आप बोलोगे कि स्क्वायर में भी तो ऐसे ही होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो स्क्वायर में और इसमें डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में जो है इसके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। काय में? स्क्वायर में। स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस में इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आई बात समझिए। लेकिन इसकी एक खासियत होती है भैया, इसके जो डायगोनल होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है, और ये क्या होता है? इक्वल होता है। अब सोचिए, ये मेरे पास में डायगोनल है ये वाला। अरे बनाना सीखो, आप फार्मूला बनाना सीखो। ये डायगोनल है D1। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से इधर कितना हो जाएगा? D1 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा? D1 डिवाइडेड बाय 2। होगा कि नहीं होगा? और ये पूरा डायगोनल, कंप्लीट डायगोनल कितना है? D2 है। अरे D2 मतलब कुछ ना कुछ यूनिट रहेगी इसकी। तो ये क्या है? D2 है। तो ये D2 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी क्या है? D2 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? अब मजा आने वाला है। यहां पर एक ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2। अरे ये परपेंडिकुलर है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई? D1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया? 1/8 D1 इंटू D2। अब मुझे एक बात बताए कि ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर इक्वल? ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। आपने तो अभी केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकाला ना। तो ऐसे कितने ट्रायंगल है? 4। तो 4 ट्रायंगल मिलकर तो ये रोम्बस बना हुआ है। तो क्या करो, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 4 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 D1 इंटू D2। तो जब भी आपको रोम्बस का एरिया पूछा जाता है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? उसमें डायगोनल्स गिवन रहते हैं आपको, D1 हाफ इंटू D1 इंटू D2। या तो हम बोल सकते हैं कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बस सिंपल सा काम है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं तो एक ट्रायंगल का एरिया इतना, तो 4 ट्रायंगल का एरिया इतना। ठीक है, तो इससे हमने इसको बना लिया। ओवरऑल हमें क्या पता चला? एरिया पता चला किसका? इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। याद रहे कि D1 और D2 क्या है? इसके डायगोनल्स है, और दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? इसको ले लेता हूं मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एक्चुअल रेक्टेंगल में और इसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके पैरेलल ये होती है, पैरेलल और इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये दोनों इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये दोनों इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो ऐसा तो इसमें भी होता है। हाँ, इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। एक भी एंगल नहीं होता 90 डिग्री का। इसमें अपोजिट एंगल जरूर इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल, ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट वही लगाओ भाई। इसका एरिया कितना होता है? L इंटू बी, L इंटू बी। अगर मुझे इसकी हाइट पता चल जाए
और ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि यल हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू यल। इसकी ये लेंथ है और इसकी ये क्या है, ब्रेथ है। नहीं आया समझ में? आपको क्या करना है, ये ब्रेथ से कोई लेना देना नहीं है। इसकी हाइट अगर पता चल जाए, हाइट गिवन रहती है, तो बेस यानी कि लेंथ इंटू हाइट। दूसरे तरीके से समझो, आप फार्मूला बनाने की बात कर रहे हैं हम, तो फार्मूला बनाते ना, फार्मूला बनाते भाई। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये डायग्राम को बड़ा कर दिया मैंने, अगर इसका डायगोनल ड्रा कर दूं, मैं डायगोनल को बना दूं, ये मैंने बना दिया एक डायगोनल, तो क्या दो इक्वल ट्रायंगल बन गए क्या? हाँ बन गए ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इतने का एरिया कितना होगा, इतने का एरिया। तो आप बोलोगे कि ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसकी हाइट पता कर लो। ये हाइट कितनी होगी, तो बेस इंटू हाइट 1/2, और बेस क्या है अभी, यल के बराबर है, तो यल इंटू हाइट। और इसका एरिया कितना होगा, ये भी होगा 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो दोनों हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हाफ खत्म हो जाएगा ना, तो दोनों का एरिया को अगर प्लस कर दिया जाए तो यल इंटू इसकी हाइट हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, यल इंटू हाइट, है ना, ऐसा। अच्छा, बी इंटू भी हाइट हो सकता है। अगर सपोज करें कि इसकी जो विड्थ जो है वो बी है, लेकिन फिर अगर बी इंटू हाइट करोगे तो आपको परपेंडिकुलर इधर से लेना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर इधर से लेना पड़ेगा कि भाई ये वाला, इसकी ये हाइट कितनी है, ऐसी देखना पड़ेगा। अगर इसको बेस लोगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा, इसको बेस लोगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा। बस इस बात का खास करके ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना फार्मूला। अच्छा, ट्रेपेजियम का क्या होता है यार फार्मूला, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, क्यों, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं क्या करता हूं, इसके भी दो ट्रायंगल बना देता हूं, इसके दो ट्रायंगल बना देता हूं। ये बना दिए दो ट्रायंगल। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल बनेंगे, जरूरी है क्या, नहीं। सपोज करें कि ये क्या है, ये है, और ये क्या है, बी है। जो पैरेलल साइड है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 1/2 इंटू बेस कितना है, बी, और इंटू हाइट कितनी है, एच। हाँ बिल्कुल सही है। और ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, 1/2, लेकिन इसका बेस ये है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और 1/2 और एच कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए। यहां पर बी बचा और प्लस ए। ये हो गया इसका फार्मूला। सिंपल काम है ना। ओवरऑल आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसा याद रखता हूं, देखना कैसे याद रखता हूं। ये जो है ना, ये पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है ना, अगर मैं इसको ऐसा आगे बढ़ा दूं तो ये एक्चुअल पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। तो पैरेललोग्राम में क्या कमी रह जाती है, ये वाली लेंथ ज्यादा है और ये वाली लेंथ कम है, इतनी तो कमी है ना। तो आप क्या करो, जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं हम। कैसे, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का एक एवरेज निकाल लो, इसका मीन निकालो, एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2।
सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल दिया, और इसकी हाइट जो है उसके हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। लो, रटने की जरूरत है क्या? पैरेलल साइड का हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, एवरेज ऐसे ही तो निकालते, और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सिंपल सा काम है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ट्रेपेजियम में आपको ये क्या दिया हुआ, ए गिवन है और ये कितना है, बी है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो एच है। ये हाइट कितनी है, एच है। ये हाइट कितनी है, एच। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। फिनिश। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली भी कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट। अब बचा हुआ है सर्कल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, सर्कल और सेक्टर, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि 3D वाले डायग्राम ये सर्कल से ही, जो 3D है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये सारे के सारे सर्कल से ही फार्मूले जनरेट हो गए। सर्कल हीरो है इसका, है? ये इनके लिए तो सर्कल हीरो है, और इसके लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल मेन है। तो ये वाले फार्मूले याद रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही बना सकते हो, और इनके फार्मूले आपको मालूम ही है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। सर्कल का ये सोच रहे हम कि यार एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। आपको मालूम है कि सर्कल जो है वो क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया ये वाला, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। हाँ ठीक है। मैं अगर सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करूं, 2 पॉइंट, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर। फिर से और एक बार, एक सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट से इसको क्या कर देता हूं मैं, ज्वाइन कर देता हूं, लेकिन वो जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो उसके सेंटर से पास होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, डायामीटर। इसको क्या बोला जाता है, डायामीटर। इसको बोला जाता है डायामीटर। ठीक है, ये सेंटर है, और ये इसकी जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है इसको डायामीटर बोला जाता है। और सर्कल का के सेंटर से सर्कल तक का ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस होती है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो ये रेडियस होती है। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये इसकी खासियत है। आया समझ में? अब सर्कल के बारे में खूब कहानियां सुनी होगी आपने, आर्किमिडीज ने ऐसा किया, है ना, आर्यभट्ट ने वैसा किया, सबके अलग अलग इसकी हिस्ट्री है। अपन ज़्यादा अभी हिस्ट्री पर नहीं जाए क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ये पूरे इन फिगर पर है कि किसने ऐसा किया, उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी चीज देख लेते हैं कि यार इसका फार्मूला कैसे बना होगा, किसका, सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस का फार्मूला कैसे बना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, सर्कल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती ना लाइफ में। अगर मान लिया जाए कि अगर हम प्रॉपर सर्कल अगर न बना सके, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रॉपर सर्कल न बना सके तो क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है। अरे जिस बस से हम जाते हैं, जिस ट्रेन से जाते हैं, या जिस साइकिल को चलाते हैं, या मोटरसाइकिल को चलाते हैं, या कार को चलाते हैं, उसके व्हील को आप प्रॉपर सर्कुलर नहीं बना पाते ना। और सर्कुलर नहीं बना पाते तो इतना डेवलपमेंट होता ही नहीं। कई सारी एप्लीकेशन है सर्कल की, तो के बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती है। अरे दुनिया तो व्हील पर चल रही है, और व्हील बिना सर्कल के कैसे पॉसिबल है, प्रॉपर सर्कुलर होना जरूरी है ना। तो
प्रॉपर सर्कल कैसे बनेगा? पहली बात तो सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं तो आप सभी को मालूम है। अदर डायग्राम में इनमें सब में सर्कम पेरीमीटर जिसको बोला जाता है ना, उसी को इसमें सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे एक पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, यहां से चलना स्टार्ट करूं और ये पूरा राउंड लगा दूं, पूरा राउंड, और जितनी लेंथ मैं कवर करूंगा ना वो उसका सर्कमफ्रेंस है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास अगर सर्कल है और मैं आपसे बोलूं कि इसका सर्कमफ्रेंस निकाल के बताओ कितना लेंथ का है, तो ये सर्कुलर है इसलिए दिक्कत जाएगी ना। आप स्केल से तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे, स्केल सीधी होती है, ये सर्कुलर होती है। तो इसका आसान तरीका है, आप थ्रेड लो और थ्रेड को यहां से बिछा दो और पूरा एक राउंड होने के बाद में कट कर दो वहां से और उसकी लेंथ को मेजर कर लो, तो सर्कमफ्रेंस की लेंथ पता चल जाएगी ना। हाँ ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, तो सर्कमफ्रेंस का और इसका जो डायामीटर दोनों का रेशियो निकाला। सर्कमफ्रेंस को इसके डायामीटर से डिवाइड किया, डायामीटर से। मैंने नहीं, मैथमेटिशियन ने। आर्किमिडीज हो गए, आर्यभट्ट हो गए, सबने अपने अपने टाइम पर काम किए इस पर। और जब डायामीटर से डिवाइड किया तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा। उन्होंने देखा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कुल मिला के इसका कैलकुलेशन करने के बाद में अप्रॉक्स 22/7 आता है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स। क्या होता है? लगभग इतना आता है। जब भी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड, आप भी घर में करके देखना है इसको। ऐसा एक सर्कल बनाना, आपके मन में आ रहा होगा कि सर कितना बड़ा सर्कल बनाए हम, कितना भी बनाना, चाहे इतना बना लो, चाहे इतना बना लो, चाहे इतना बना लो, चाहे इतना बना लो, कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो, कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी छोटा। इसके सर्कमफ्रेंस का तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको अगर ये लेंथ को मेजर करना है, ये वाली, तो आप क्या करोगे? क्यों? इस लेंथ को मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? एक सर्कल जरूर बनाना, ये प्रैक्टिकल करके देखना घर में। यहां से थ्रेड बिछाना जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, और सीधा सीधा हो और आप अरेंज कर पाओ ऐसा कुछ। तो बिछाने के बाद में उसकी लेंथ को मेजर करना और इसका डायमीटर देखना, उसको डिवाइड करके देखना, तो अप्रॉक्स 22/7 आएगा। ठीक है। जब इन्होंने देखा कि यार ये तो हमेशा उतना ही उतना आता है, और मैथ्स में क्या बोलते हैं, जो चीज एक फिक्स हो, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही आए तो उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो उसको किसी अल्फाबेट से डिनोट करना चाहिए ना। तो कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाए? तो पूरी दुनिया पाई से डिनोट करते, तो हम भी डिनोट करेंगे पाई से। पाई एक्चुअली क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। जैसे हम यहां पर इंग्लिश सीखते हैं ना, ABCDEFGH, 26 लेटर से पूरा इंग्लिश बनती है। 26 अल्फाबेट कैपिटल और 26 अल्फाबेट स्मॉल। सेम इसी प्रकार से ग्रीक में 24 लेटर होते हैं कैपिटल और 24 लेटर स्मॉल। तो इसका ये 16th लेटर है, इसके अल्फाबेट का ये 16th लेटर है, ये वाला पाई। और पाई ही क्यों लिया? एक्चुअल आर्किमिडीज ग्रीक के मैथमेटिशियन थे और बड़े महान मैथमेटिशियन थे, और उनके काफी कुछ उन्होंने मैथ्स में काम भी किया। तो ग्रीक के ही अल्फाबेट से इसका ये किया। ठीक है ना। आपने देखा होगा साइंस वगैरह में ज्यादातर जो अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं वो ग्रीक के ही किए जाते हैं, है ना। हालांकि ABCD भी किया जाता, ABCDEFGH, लेकिन जहां पर जिसका ज्यादा रिसर्च होता है उस पर बेस्ड काम किया जाता है। और पैरेलल ही इंडियन मैथमेटिशियन ने भी उस पर काम किया था, आर्यभट्ट
ठीक है ना। अब उनका नाम उतना ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते, वो हमारी कमी है, लेकिन आर्यभट्ट ने भी इस पर बहुत तगड़ा काम किया था, ठीक है ना। उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए आर्यभट्ट जी के रिसर्च पर, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक्चुअल आपको मालूम है कि भाई ये ऐसा होता है, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना और होगा ही ऐसा। तो बड़ा सिंपल सा काम है। डायामीटर क्या होता है भाई, आपको मालूम है, ये जो डायामीटर होता है 2 रेडियस के बराबर होता है। इसकी रेडियस कितनी होती है, 2r, और 2r का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 2r का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है, 2r का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r। और यही कारण है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r होता है। ये क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो याद रख लेना, ऐसा प्रैक्टिकल करने मत बैठ जाना, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस याद रखो ना भाई, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो कितना होता है, पाई होता है। पाई मतलब 2r, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 2 पाई r, बस इतनी सी तो बात है। और कौन सा सालों लग रहा है कि इसको रिमाइंड करने में, अरे सर ने क्या बताया था, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ये किया था, वो किया था, नहीं 2 पाई r होता है भैया। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। हाँ ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई r, 2 पाई r। अब सेक्टर की बात आ गई, क्या आ गई, सेक्टर की बात। ये है सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर का मतलब क्या है, तो बड़ा सिंपल सा काम है सेक्टर का मतलब, है ये सेक्टर है। अरे सर्कल का मैंने ये इतना टुकड़ा काट के अलग कर दिया, ये सेंटर है एक्चुअल इसका, ये क्या है, सेंटर है। सेंटर के पास से 2 रेडियस कट कर दो और जितना भी बचेगा वो सेक्टर है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर ही होगा। थोड़ा सा अगर बच गया, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, हैं? ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा, ठीक। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, मतलब कहने का मतलब भैया मेरे ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट। जब ये पूरा कंप्लीट सर्कल था तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 360 का एंगल बनाया था, हाँ या ना। अरे कितने डिग्री का एंगल बनाया था, तो 360 डिग्री का एंगल बनाया था। और अभी कितने डिग्री का एंगल बनाया, कुछ कम बनाया, चलो मैं छोटा बना देता हूं इसको, सबके लिए फार्मूला एक जैसे रहेगा। इस आर्क ने इसके सेंटर पर अब कितने डिग्री का एंगल बनाया, सपोज करें कि थीटा डिग्री का एंगल बनाया। पहले कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 360 का, अब कितने डिग्री का एंगल बनाया, थीटा का। तो जो बचा हुआ है इसका ये वाला सरकमफ्रेंस, ये वाला सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360। अरे टुकड़ा कर दिया ना। सर्कल का क्या होता है, सर्कल ने क्या किया था, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाया और इसने केवल थीटा का बनाया, तो उतना पार्ट को हम हटा लेते ना, और क्या हो जाएगा, इंटू 2 पाई r। मान लिया जाए कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो यहां पर 30 रख देना है और इससे कैंसिल करेंगे और 2 पाई r, सेम काम है, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रहे कि इसका जो सरकमफ्रेंस है ना वो कौन सा आएगा, केवल ये वाला आएगा, इतना आएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो इसमें 2r को भी ऐड करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है। आपसे अगर बोला जाए कि ये पूरा टोटल सरकमफ्रेंस इसका, तो ये इस r को और इस r को इसमें प्लस कर देंगे। अगर आपसे बोला जाए कि लेंथ आप आर्क बताइए, इसको आर्क बोला जाता है, लेंथ आप आर्क बताइए, तो ऐसा करेंगे, जितने भी डिग्री का यहां पर एंगल बना वो एंगल की वैल्यू यहां पर रखना और आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा काम। तो ओवरऑल आपको जो फार्मूला याद रखना है ना वो यही रखना है, 2 पाई r, और सेक्टर रहेगा तो थीटा डिवाइडेड बाय 360,
और इंटू 2 पाई आर, बस। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी इससे। कौन सी? ये वाली लेंथ। अगर आपसे पूरा टोटल कंप्लीट पेरीमीटर पूछा है तो फिर क्या करोगे, ये r प्लस आर, इसमें 2r को ऐड कर देंगे। तो इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोलते हैं। जो मैंने रेड मार्क किया ना, इसको आर्क बोला जाता है। इसमें अगर बोला जाए कि भाई ये पूरा पेरीमीटर निकालो तो इसमें 2r को ऐड करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपका कैसा है, ठीक है। चलिए, अब क्या बच गया हमारा? एरिया में ये दो चीजें बच गई है। एरिया देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर्कल का एरिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, केवल डायगोनल वाली बातें बचेगी, ठीक। अब देखिए, मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है। इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया होगा। मुझे एक बात बताइए कि ये तो हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस हो गया, हुआ। ये टोटल सरकमफ्रेंस है। जहां से मैंने रेड लाइन खींची है उसकी लेंथ कितनी है ये बताइए आप। तो आप बोलोगे कि यहां से ये पूरी जो लेंथ है वो है 2 पाई आर। कितनी है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसके दो टुकड़े कर देता हूं मैं, तो एक हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर। ध्यान से समझना, अरे पाई आर और पाई आर 2 पाई आर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना। अगर मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक का पाई आर हो गया। ये वाली जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? पाई आर, ठीक है, ये वाली। और यहां से ये वाली जो लेंथ हो गई ये भी कितनी हो गई? पाई आर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई। अब देखिए, मतलब ये लेंथ पाई आर और ये वाली पाई आर। अब मैं क्या करता हूं, इसके दो टुकड़े किए थे, अब 4 टुकड़े कर देता हूं यहां से, और इक्वल पार्ट 4 इक्वल पार्ट कर दिए। 4 के 8 कर देता हूं, 8 के 16 कर देता हूं, 16, है ना। ये हो गया इक्वल, लेकिन ये बात याद रहे इक्वल, ठीक है ना, इक्वल पार्ट कर रहा हूं मैं। अभी यहां पर आपको छोटे बड़े दिखेंगे, उससे टेंशन मत लेना, ओवरऑल आपको इक्वल करना है। इसके 16 पार्ट हो गए। तो इस पर नंबरिंग भी कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हाफ तक कितने हो गए? 8। और यहां पर हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या करते हैं, इसको कैंची से कट कर देते हैं, सीजर से इसको कट कर देंगे, पूरे 16 पार्ट को अलग अलग कर देंगे। कट कहां से करेंगे मालूम है ना? कट आपको यहां से करना है, ये ऐसे कट लगाना है सीजर से, ठीक है ना। ये सारे पार्ट को आपको क्या करना है, इसको कट कर देना, टुकड़े टुकड़े मचा देना है इसके, ठीक है। ऐसे पूरे टुकड़े कर देना है इसके। चलिए ठीक है, हमने इसके ऐसे पार्ट भी कर दिए, पूरे कैंची से कट कर दिए। आपके पास कितने पार्ट आए? 16 पार्ट। इन पार्टों को अरेंज करना है आपको। कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे अरेंज करना है। अभी भी नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कैसा अरेंज किया मैंने? ये जो ऊपर वाले 1 2 3 थे ना, उसको ऐसे रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ट्रायंगुलर टाइप के मिल रहे हैं ना, तो ऐसे उल्टे ट्रायंगुलर मैंने रख दिए। और जो इधर स्पेस बचा था यहां से रखना चालू कर दिया, 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये हो गया, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये रेक्टेंगल टाइप से दिखाई दे रहा? क्या रेक्टेंगल टाइप से दिखाई दे रहा? क्या? हाँ दिखाई दे रहा, रेक्टेंगल टाइप से दिखाई दे रहा, लेकिन प्रॉपर नहीं है अभी भी।
आपके मन में एक बात आ रही होगी कि रेक्टेंगल में तो ये ऐसा ऐसा है ना, ये सीधी स्ट्रेट लाइन कहाँ है? हाँ नहीं है, लेकिन अगर आप मैंने यहाँ पर 16 पार्ट की, आप 32 पार्ट करो तो ये कुछ ये सीधी होने लगेगी, पहले की अपेक्षा और ज्यादा स्ट्रेट बनेगी। अरे इसके अगर मैं 4 ही पार्ट बनाऊंगा तो 4 पार्ट कैसा दिखेगा? ये हाँ ऐसा दिखेगा कि नहीं? इक्वल 4 पार्ट अगर करूंगा तो ये और ये, अरे ये तो रेक्टेंगल ही नहीं है। केवल 4 पार्ट करूंगा तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा रेक्टेंगुलर दिख रहा है क्योंकि ज्यादा पार्ट किए हुए। तो कहने का मतलब जितने ज्यादा पार्ट करोगे वो ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर की तरह बनते जाएगा। 128 पार्ट कर दिए हैं, 256 कर दिए, 1024 कर दिए, तो ये प्रॉपर जैसे जैसे आप इसके पार्ट बढ़ाओगे वो रेक्टेंगल बनेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते ना, और जब रेक्टेंगल कंसीडर किया तो आप यहां पर ये देखिए कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ कौन सी है? ये वाली लेंथ के इक्वल है ना, ये वाली लेंथ के बराबर। तो ये कितना है? पाई आर। ये कितना है? पाई आर। और ये भी लेंथ कितनी है? पाई आर। क्योंकि यही वाला पोर्शन तो गया ना वहां पर, यही वाला पोर्शन तो ये यहां पर गया, और ये नीचे वाला पोर्शन जो पाई आर था वो यहां पर गया। और आप देखिए ये जो रेडियस थी ना इसकी, ये वाली रेडियस, वो रेडियस ही तो है ये वाली बगल वाली, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मतलब रेडियस कितनी थी? आर थी, तो ये भी आर है। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको रेक्टेंगल कंसीडर करूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ कितनी हो गई? पाई आर, और ब्रेथ कितनी हो गई? आर। तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बड़ा हो गया तो आपको याद रखना पड़ेगा एरिया ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी तो एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि इसी एरिया से तो ये बना हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरी चीजें हम प्रैक्टिकल से चल रहे हैं कि भैया ये हो क्यों रहा, इसका कारण क्या है, ठीक है। आप बकायदा आपका टेबल बनते हुए जा रहा है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो मुझे एक बात बताओ कि पूरे का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फिर सेक्टर का कितना होगा? सेक्टर का कितना होगा? देखिए एक्चुअल हो क्या रहा था यहां पर, ये क्या बना था? सर्कल बना था। ये क्या है? सर्कल है ना। सर्कल ने यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाया है? ये 360 डिग्री का। और सेक्टर ने क्या किया? इस एंगल को कम कर दिया। सेक्टर ने क्या कर दिया? इस एंगल को कम कर दिया, 360 से छोटा बना दिया। और कितना बना दिया? थीटा। पूरे सर्कल का एरिया कितना हुआ था? पाई आर स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। तो सेक्टर का एरिया कितना होगा? थीटा। जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा ना तो इसका एरिया निकालना है मुझे। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360। लो कैसा भी सेक्टर आए उसका एरिया बता सकते हो आपको, अगर इसका एंगल मालूम है और एंगल गिवन रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 2, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए बन गया कंप्लीट। अपने 2D के पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस के कंप्लीट और एरिया के फार्मूले कंप्लीट। अब डायगोनल की बात आ गई। डायगोनल क्या होता है भैया? डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। मेरे पास में क्या है? ये स्क्वायर है, ये साइड ये है और ये क्या है? बी है। हाँ बिल्कुल सही है। डायगोनल का मतलब मैक्सिमम लेंथ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लेंथ कितनी है? तो बड़ा सिंपल सा काम है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी, और ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? आपको मालूम है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देखिए फिर से और एक बार, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अरे अदर टू साइड कौन सी है, ये और ये, तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ये भी तो ये है ना, ये भी कितना ये है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है, ये तो बात मालूम होगी, और नहीं मालूम तो याद रखना। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, किसका, ए का हटा, केवल 2 का नहीं, तो ये इतना यूनिट हो जाएगा डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, ठीक है। चलिए रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा, तो रेक्टेंगल में क्या होता भाई, सेम ही तो कहानी है ये, बस ये अगर ये L है और तो ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि ये L हो गया तो ये क्या हो गया B हो गया, लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ये जो ए स्क्वायर है उसके जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर अंडर रूट मतलब यहां हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो ही नहीं रहे तो इतना का इतना ही रह जाएगा। तो ओवरऑल हमने इसका डायगोनल निकाल दिया स्क्वायर का, तो ये हो जाता √2a, और इसका होता है √2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, इसकी लेंथ है, तो लेंथ हमने यहां पर ली हुई है, तो ये हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्कल का डायगोनल क्या होता है, अरे सर्कल का डायगोनल क्या होता है, तो सर्कल का डायगोनल तो होता ही नहीं है, इसका जो डायगोनल होता है उसको डायामीटर बोला जाता है, इसका जो डायगोनल होता है उसको डायामीटर बोला जाता है, उसको डी से डिनोट करते, तो इसके इसलिए इसके डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ती। डायगोनल मतलब डायामीटर, ऐसा समझ लो आप, सर्कल में उसको डायामीटर बोला जाता है। ठीक, चलिए रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, तो इसके डायगोनल अनइक्वल होते भैया, याद रखना, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनइक्वल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको केवल इसकी प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, डायगोनल की आपको जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि इसके डायगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों डायगोनल अनइक्वल। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तीन चीजें हैं, अनइक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों टुकड़े बराबर, ये वाला और ये वाला टुकड़ा बराबर, दोनों बराबरी के टुकड़े बन जाते हैं इसके। इसके डायगोनल क्या होते हैं, इसके डायगोनल क्या होते हैं, ये और ये, कोई जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों, एक्चुअल ये भी ट्रेपेजियम है। अब आप देखिए कि ये भी ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम की खासियत है कि एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है लाइन का, बस इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। तो ये दोनों साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जरूरी थोड़ी है कि इक्वल हो। डायगोनल भी आप देखिए कि ये छोटा डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये बड़ा डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो इसमें डायगोनल की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ओवरऑल हमने यहां पर ये दो फार्मूले लिखे, इसका डायगोनल डी ही होता है, मतलब डायामीटर होता है, इसमें डायगोनल की जरूरत नहीं है, इसमें अनइक्वल डायगोनल होते हैं, इसमें ये ऐसा ये हो गया। ठीक, चलिए अब हमारे ये वाले प्रॉपर्टी हो चुकी है, ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना है ये 3D वाला, बहुत जबरदस्त चीज है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। मेरे पास में पूरे इक्विपमेंट है,
सारी चीजें है। मैं इससे मेजर करके बताऊंगा कि ये वॉल्यूम इतना ही क्यों होता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले क्यूब, सबसे पहले क्यूब, क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, इसकी क्यूब की बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बनाओगे आप। इसको मैं ओपन करके देखता हूं, मेरे पास ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा ओपन कर रहा हूं मैं, ये कर दिया ओपन। मुझे एक बात बताइए कि क्यूब है तो आपको सभी को ये मालूम है कि इसकी साइड कितनी है, ये होती है, लेंथ विड्थ और हाइट सब क्या होती है, ये होती है, सब क्या होता है, ये होता है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक का एरिया निकाल रहा हूं, इसका तो ये है और ये भी है, तो ये एक स्क्वायर बना कि नहीं बना ये? हाँ बना ना, स्क्वायर बना कि नहीं बना? हाँ स्क्वायर बना है। और इस स्क्वायर का एरिया कितना होता है? तो ये स्क्वायर। और ऐसे कितने स्क्वायर है गिन लो आप, 6, तो 6 ये स्क्वायर हो जाएगा ना, हो गया काम। अरे मैं तो क्या है, इसके सरफेस एरिया की अगर मुझे जरूरत पड़ती है, ये क्या है, क्यूब है, तो एक स्क्वायर पर ध्यान दो, इसका एरिया कितना हो गया, ये स्क्वायर, और सारे एरिया तो बराबर ही है ना, तो कितने एरिया है इसमें, 6 सरफेस है, तो इसका हो जाएगा 6 ये स्क्वायर। अरे इतना इजी, इतना इजी। हाँ मतलब क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 ये स्क्वायर, 6 ये स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब पूरे 6 सरफेस का। और लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, तो लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए ये पानी की टंकी है, आपके छत पर रखी हुई है ऐसी क्यूबाइडल, तो आपको अगर पुताई करना है तो कहाँ करोगे, आसपास करोगे ना। अरे ऊपर तो ढक्कन है, ढक्कन पर थोड़ी करना है, और नीचे तो रखी हुई है, उस पर भी पुताई नहीं करना है आपको, पेंटिंग करना है तो आसपास करना है आपको। तो आसपास कितने सरफेस है, 4, 6 का 6 ए स्क्वायर और ये 4 का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसके 4 सरफेस है तो 4 का। कई बार आपसे बोला जाता कि वो जो टैंक है ना, छत पर जो टैंक रखी हुई है, उसके ढक्कन पर भी करना है, ढक्कन भी पूरा पैक है ना, वो ऐसा उठाने वाला ढक्कन है और उस पर भी करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 5 ये स्क्वायर। कितना सिंपल है। आपको ये देखना है कि इसके कितने सरफेस पर पेंट करना है, या कितने सरफेस का आपसे एरिया पूछा है, उतने लगा देना है यहाँ पर। ये 4 सरफेस था इसलिए 4a स्क्वायर। चलिए अब क्यूबाइडल की बात करते हैं हम, क्यूबाइडल की। ये फार्मूले सारे बनते हुए जा रहे हैं हमारे, है ना, और बहुत जल्दी अपने कंप्लीट भी होने वाले हैं। अब ये क्यूबाइडल की बात करते हैं। क्यूबाइडल में एक्चुअल क्यूबाइडल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये क्यूब जैसा नहीं होता ना। क्यूब में क्या होती है, लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है, और क्यूबाइडल में क्या होती है, अनइक्वल होती है। एल बी और एच तीनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर मान लिया जाए लेंथ और विड्थ अगर सेम है और हाइट डिफरेंट है, तो इसको क्यूब बोलेंगे कि क्यूबाइडल। ध्यान रखना, जब तीनों इक्वल तो क्यूब, और तीनों में से एक भी अनइक्वल तो क्यूबाइडल। लेंथ और विड्थ अगर इक्वल है, हाइट डिफरेंट है, या लेंथ और हाइट इक्वल है, ब्रेथ डिफरेंट है, तो क्यूबाइडल। हर केस में क्यूबाइडल। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको ओपन करके देखते हैं। ये ओपन कर दिया। अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये बन गई इसकी लेंथ, ये क्या बन गई, लेंथ 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 लेंथ, और ये येलो वाले क्या, ये नीचे वाला और ये उसका ऊपर का ढक्कन है, और ये बगल की दीवार है, और ये क्या हो गई, ब्रेथ
ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, हाँ बिल्कुल सही है, वो ब्रेथ वाली जगह पर जा रहे हैं ये सब। और ये क्या हो गई, लेंथ, ये क्या बनेगी, लेंथ, और ये भी लेंथ है ना, अरे ये और ये तो इक्वल ही है ना। और ये बनती है इसकी हाइट, हाइट हाइट हाइट, और ये भी एच है, 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 क्योंकि ये बगल से जाती है तो ये हाइट बन जाती है, ये इधर से जाती है तो ये हाइट बन जाती है। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा बताओ, इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। इसका एरिया क्या होगा, बी एच, क्योंकि बी इंटू एच, और इसका भी बी एच, हाँ ये भी बी एच, और ये क्या होगा, एच एल, एच इंटू एल, अरे यहाँ लेंथ और हाइट एच और एल है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, एच एल, ये हो गया। कुल मिला के 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, और 2 बार एच एल, बस 2 बार लगाना, सब में से 2 को कॉमन निकाल देना है। कितना सिंपल काम है, अरे कितना सिंपल काम है। और लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो लेटरल मतलब आसपास का, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, तो लेंथ और ब्रेथ नीचे वाला छूट जाएगा और ऊपर वाला छूट जाएगा, लेटरल मतलब आसपास का, तो लेटरल में एल भी छूट जाएगा, तो इतनी ये बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, इसको ऐसा रखा है कि ऐसा रखा है कि ऐसा रखा है, अगर आप रटोगे तो गलत हो जाएगा, और सही रखोगे तो आप मतलब प्रॉपर अगर समझ के करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि नीचे वाला कौन सा एरिया है उसको छोड़ देना है, ऊपर वाले ढक्कन को छोड़ देना है, जब लेटरल पूछा जाता तो क्या हो जाएगा, बन गया ना, फार्मूला ही बन गया भाई, फार्मूला ही बन गया। अगले पेज पे है अपना ये क्यूब, किसका, क्यूबाइट का टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, हाँ बहुत बढ़िया। और कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल, इसमें याद रहे ये दोनों में लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है आसपास वाले को, और बाकी में कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, इसलिए मैंने लेटरल सरफेस एरिया ऑब्लिक कर्व सरफेस एरिया लिखा है। तो याद रहे कि जो कर्व होता है ना उसमें कर्व सरफेस एरिया, इसमें कर्व है ना ये ऐसा झुका हुआ है, और जो प्लेन होते हैं सरफेस उसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2BH प्लस HL, ठीक है, बस हो गया। अब सुनिए सिलेंडर, सिलेंडर क्या होगा सिलेंडर के लिए, सिलेंडर 2 टाइप के होते हैं एक्चुअल, एक होलो और एक सॉलिड। ये क्या है, होलो है, दिखाओ कैसा होलो है, इसको ओपन करके दिखाता हूं मैं, हाँ बहुत बढ़िया, बड़ा सिंपल सा काम। एक रेक्टेंगुलर पेपर है मेरे पास, इसको मैंने ऐसा मोड़ दिया, ऐसा इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद में इसमें से आर पार दिखाई दे रहा, हाँ दिख रहा, तो ये होलो है। आप अगर देखेंगे इसको बंद कर दिया, हाँ, और मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ आपको, अरे रोटेट करके दिखाता हूँ, तो क्या है, कुछ नहीं है भैया, ये खाली है, अंदर से पूरा होलो है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल है, दुनिया का सबसे इजी काम। ये होलो सिलेंडर है मेरे पास, हाँ है, मुझे क्या चाहिए, इसके आसपास का चाहिए, ये वाला, ये आसपास का। चलो मैं आसपास का अभी आपको दिखा रहा हूं, तो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, अरे 3D नहीं दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, ऐसा दिखा रहा हूं, ऐसा क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल, सर्कल ही तो दिख रहा है ये, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, अरे कितना होता है 2πr, याद है 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। कुल मिला के ये वाला जो है वो कितना है 2πr, ये है 2πr,
और ये 2 पाई आर कितने हाइट तक गया, एच तक, कितने हाइट तक गया, एच तक। तो इसके आसपास का सरफेस एरिया क्या होगा, अरे 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये एच हाइट तक गया तो एच का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होलो का। और सॉलिड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अब देखिए मेरे पास में यही वाला जो सिलेंडर है सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया, देखिए इधर से भी पेक है, इधर से भी पेक है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया, अरे कर्व का मतलब क्या है, ये तो फ्लैट है ना, ये कर्व है क्या, ये तो फ्लैट है ना, फ्लैट सर्कुलर है, फ्लैट है। कर्व कौन सा, ये वाला जो, अरे कर्व मतलब जो झुका हुआ पार्ट है। तो सॉलिड सिलेंडर का भी तो ये झुका हुआ ही पार्ट है ना, तो ये भी तो 2 पाई आर है, एच ही होगा, चेंज क्या होगा भाई, सेम ही तो है। जहां पर आर क्या है, रेडियस है, और एच क्या है, इसकी हाइट है। सिलेंडर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप हमेशा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया, सुनिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ये भी 2 पाई आर एच ही होगा। नहीं आएगा समझ में, मेरे पास होलो सिलेंडर है, सुनो जरा ध्यान से, ये होलो सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है बताओ, तो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया, अरे इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, होलो है ये, तो होलो में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, ठीक। और सॉलिड में क्या होता है कि ये इतना ही होता है, सॉलिड ला रहा हूं मैं, सॉलिड को समझते हैं। अरे क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, ये सॉलिड है, देखा नीचे वाला भी केप था और ऊपर वाला भी केप था। आपको मालूम है कि इसका एरिया कितना होता है बताओ, अरे ये कर्व है ना, ये कर्व यही तो बना था कर्व, तो अभी अभी हमने निकाला कि ये होता है 2 पाई आर एच, आर क्या है, इसकी रेडियस है। और मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो उसमें इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर को प्लस कर देंगे, दोनों को ऐड करके तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात समझ में नहीं आई, और इजी तरीका बताता हूं मैं, देखना बड़ा सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, देखिए दोनों इधर से पेक है, क्या दिख रहा है सिलेंडर, अब मैं ऐसा रोटेट करके आपको दिखा रहा हूं, क्या दिख रहा है, एक सर्कल, क्या दिख रहा, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व आसपास का, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, आसपास का कितना हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। बस ऐसे ही याद रखो ना, इसमें इतना ही बनाओ। कई बच्चे क्या इसको रटते, 2 पाई आर कॉमन निकाला तो एच प्लस आर या आर प्लस एच, आर प्लस एच, अगर ऐसा याद रखोगे तो इसको रटना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। अरे ऐसे ही रखो ना, एक ही तो स्टेप बढ़ेगी, क्या दिक्कत है उसमें, काम सिंपल है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो 2 पाई आर एच को कॉमन निकाल देंगे, 2 पाई आर को कॉमन निकाल देंगे तो आर प्लस एच अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बस हो गया काम। अब होलो कोन, कोन की बात करते हैं हम।
मजा आ रहा? अरे मजा आ रहा क्या? लंबा वीडियो बनेगा भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, नोट करते जाएंगे, दिमाग में बैठालते जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करना है, फार्मूले डन लाइफ टाइम के लिए। मुझे लेकिन बना लेता हूं मैं, तुरंत बना लेता हूं, और बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना लिखने में लगता है, बस उतना टाइम लगता है बस। सिलेंडर हो गया। अब कोन, ये होलो कोन है। होलो कोन कैसा होता है पहले ये देख लो आप। ये ऐसा, ये बंद कर दिया मैंने। एक्चुअल ये बना कैसे है? एक्चुअल ये बना कैसे है? अगर इसको, अगर आपने इसकी बनावट को अगर देख लिया तो कभी समस्या नहीं जाएगी। आपके पास में क्या था? आपके पास में क्या था? एक सर्कल था। सुनिए, एक क्या था? सर्कल था। कैसा सर्कल था? एक सर्कल था। ये देखिए, ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ये रेडियस ज्यादा हो गई, सर्कल। देखिए, ये एक सर्कल था एक्चुअल मेरे पास ऐसा, और मैंने क्या किया, इस सर्कल से क्या किया, यहां से कट कर दिया इसको, यहां से रेडियस के पास से इसको कट कर दिया, और इस टुकड़े को काट के फेंक दिया। मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है, इसको काट के फेंक दिया। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? तो आप मुझे बताइए कि ये इसकी सर्कल की रेडियस हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना बोलो। हाँ, ये रेडियस हुई। ये भी क्या हो गई? रेडियस हुई। ठीक, हाँ, ये रेडियस हो गई। अब सुनिए, जब मैं इसको बंद करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये रेडियस कहां पर जाती है देखना। ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है ना, वो कहां पर जाती है देखना। ये, हाँ, देखिए, एक्चुअल सिलेंडर का अपना कोन कैसा बना है? ऐसा। तो यहां पर पहुंची है वो रेडियस। तो एक्चुअल इसकी जो हाइट होती है ना, इसको ये एच बोला जाता है। ये बन गई इसकी हाइट। हाइट मतलब जैसे कोन है ना, कोन से सीधी सीधी हाइट, ये हाइट बन गई। और ये जो बगल वाली तिरछी है ना, ये, इसको स्लांट हाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट हाइट, एल। और रेडियस एक्चुअल इसकी ये वाली होती है, ये वाली जो नीचे वाला ढक्कन है ना, नीचे वाला सर्कल, वो रेडियस है इसकी। तो अब देखिए, इसमें एक्चुअल क्या है? ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है। तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? हाँ या ना बोलो। हाँ, बन गया ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो एक रिलेशन बनता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम। और ये वाला रिजल्ट जो है वो काम का है। रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, रेडियस एंड हाइट, ये तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है। चलिए ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं इसकी। ये रेडियस है, ये स्लांट हाइट है। अब ध्यान देना, इसको मैं कर रहा हूं ओपन। ओवरऑल ये बन गई इसकी स्लांट हाइट एल, इसकी ये क्या बन गई? स्लांट हाइट एल। और ये जो नीचे वाला सर्कल है, ये क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई। अगर आप देखेंगे ये बनते हुए, तो इसकी ये जो है ना, इसका ये जो सरकमफ्रेंस है ना, ये सरकमफ्रेंस चला जाता है यहां पर। कुल मिला के ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो मुझे एक बात बताइए कि इस लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस है ना 2 पाई आर। हाँ, जब ये 2 पाई आर है तो ये भी तो उतनी ही है ना। हाँ, यहां से 2 टुकड़े कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगी पाई आर और ये क्या हो जाएगी? पाई आर। अब जैसे सर्कल का एरिया निकाला था वैसे ही मैं एरिया निकालता हूं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है?
ये जो इसका येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका एरिया कितना है, मतलब इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये कितना होगा इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं। देखना, मैंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर इसके 4 टुकड़े कर दिए, ये कर दिए, फिर इसके 8 टुकड़े कर देता हूँ, 8 टुकड़े कर देता हूँ, 8 के फिर 16 टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है, सबके 2-2 इक्वल। याद रहे कि ये सब इक्वल कट कर रहा हूँ मैं, कट कर रहा हूँ, कैंची से काटते हुए जा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ ये सेंटर है, इधर 8 पार्ट है, इधर 8 पार्ट है। इन सारे पार्टों को कट करके मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये सारे पार्टों को हम क्या करते हैं, ऐसे अरेंज कर देते हैं। आया समझ में? ऐसा अरेंज कर दिया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, पाई आर, और ये वाली लेंथ कितनी है, पाई आर। ये वाला पार्ट कहाँ पर गया, तो ये यहाँ पर गया, मतलब ये कितना हो गया, पाई आर, और ये भी कितना हो गया, पाई आर। और ये जो यल है ना, ये स्लांट हाइट कहाँ गई, ये यहाँ पर। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बना ये। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ पाई आर, और ब्रेथ कितनी है, यल, तो पाई आर यल। अरे ये वाला जो फिगर बना है, इसी से तो, इसी के तो टुकड़े बना के बनाया मैंने, तो ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोन क्या हो जाएगा, पाई आर यल। आया क्या समझ में? और यदि इसी कोन का, ये होलो है, होलो, होलो, अरे होलो कोन है, होलो मतलब केवल आसपास से नीचे केप नहीं है, तो पाई आर यल आसपास का, और इसी का होलो का ही टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो भी तो पाई आर यल ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है भैया, वो परेशान करेंगे आपको कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ होलो से, होलो कोन का, या कर्व सरफेस एरिया बोला जाए होलो कोन का, तो होलो के लिए दोनों एक ही होता है। अब इसको मैं सॉलिड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, सॉलिड। और सॉलिड कैसे हो जाएगा, इसका केप जो है वो बंद कर देता हूं मैं। देखिए ये जो केप है इससे बंद कर दिया, अब सॉलिड हो गया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, उतना ही। सॉलिड करने से क्या फर्क पड़ा, इधर आसपास का ही तो पूछा है अभी भी आपसे। तो सॉलिड कर्व सरफेस एरिया पाई आर यल, अभी भी पाई आर यल ही होगा। प्रैक्टिकली देखना है आपको, जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तब तक, नहीं तो रटते रहो। अरे कितने फार्मूले रटोगे, रटोगे भूल जाओगे। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आप देख लो एक बार, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड, ये वाला है सॉलिड। देखिए इसमें हो क्या रहा, यहां पर यह है पाई आर यल, और ये सर्कल है कि नहीं है, हाँ है ना सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। कितना सिंपल काम। मैं तो देखता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन पाई आर यल और पाई आर स्क्वायर, बस। नीचे सर्कल है इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा,
सॉलिड कोन का कर्व सरफेस एरिया तो उतना ही होगा, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक। हाँ, अब आई ना मजेदार बात, स्फेयर। स्फेयर का कितना होगा भैया? स्फेयर का मजेदार चीज है ये, स्फेयर। स्फेयर सुनिए, ये क्या है? एक स्फेयर है। मैं क्या करता हूं, स्फेयर के बड़ा सिंपल सा काम है, स्फेयर की सेम रेडियस के मैं कुछ सर्कल बना देता हूं, सेम रेडियस के सर्कल बना देता हूं। ये जो स्फेयर है ना, उतनी ही रेडियस का क्या है, सर्कल बना देता हूं। और कितने सर्कल बनाता हूं? 4। कितने सर्कल? 4। एक्चुअल क्या है, मेरे पास में बॉल थी। क्या थी? एक बॉल है, फुटबॉल या बड़ी सी कोई बॉल है ना, बहुत महंगी है। मैं इसका कवर बनाना चाह रहा हूं ताकि सेफ रहे, इसका कलर ना खराब हो, है ना, या डैमेज ना हो। मैं चाहता हूं कि इसको मैं कवर में रखूं। तो इसका कवर बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? कपड़ा लगेगा। हाँ, तो कितना कपड़ा लगेगा? तो मैंने क्या किया, ऐसे सर्कल बनाए, उसके क्या करता हूं मैं, स्पाइरल बना देता हूं, क्योंकि ये तो सर्कुलर है, मतलब ये कर्व्ड है। तो कर्व को प्लेन कैसे ढाकेगा? तो मैं क्या करता हूं, इसकी स्पाइरल बना देता हूं, ऐसी कटिंग कर देता हूं। और सभी की, जितने भी सर्कल है सभी की कटिंग कर देता हूं ऐसी, है ना, सभी की कटिंग कर देता हूं। जितने भी सर्कल है सबकी कटिंग करूंगा। चलो ये कटिंग पता नहीं कहाँ गई, है ना, चलो आप समझ लो, कटिंग कर दी मैंने इसकी। ठीक है, सेम सेम सबकी ऐसी स्पाइरल कटिंग कर दी। समझ लेना आप, है ना, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते अपन। ये ऐसी कटिंग कर दी, स्पाइरल बिल्कुल पतली पतली सी। और मैं इससे क्या करता हूं, इसको ढकने की कोशिश करता हूं। तो जब एक बार ढकूंगा ना एक बार इसको कवर करूंगा ना, तो यहां तक कवर हो जाएगा, इसका यहां तक कवर कर लेगा नीचे से। ये सर्कल से ढकूंगा तो यहां तक कवर हो जाएगा। और इस सर्कल से भी जब कवर करने की कोशिश करूंगा ना, तो यहां तक कवर हो जाएगा ये वाला, मतलब पीछे तक पूरा ऐसा। और इससे भी कवर करूंगा ना तो यहां तक हो जाएगा। और इससे भी कवर करूंगा चारों से, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा, मतलब परफेक्ट कवर बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि जो सर्कल था 4 कवर लगे भैया मुझे इसको बनाने के लिए। कितने कवर लगे? 4 कवर लगे। तो एक का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो इसका पूरा फुल कवर बनाने के लिए कितना लगेगा? आप घर में बना के देखना ना, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, उतना ही लगेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या याद रखने की जरूरत है क्या? आपको केवल इतनी ही तो कहानी याद रखना है कि इसका कवर बनाने के लिए 4 सर्कल लगेंगे सेम रेडियस के, 4 कवर लगेंगे 4 सर्कल के। तो 4, एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, बस हो गया काम। अच्छा, हेमी स्फीयर रहेगा तो, अच्छा पहले तो ये समझ लो, अगर मान लिया जाए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा कर्व नहीं तो है ना। अच्छा, तो मतलब एक फार्मूला बन गया, उसको तो नोट कर लेते हम, है ना। एक फार्मूला बन गया इसका, स्फीयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है।
अगर मान लिया जाए कि इस फुटबॉल को मैं हाफ कर देता हूं और आसपास ढकने की कोशिश करता हूं, देखिए ये फुटबॉल था मेरे पास, अब इसको हाफ कर दिया, अब होलो है, होलो, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? अब दो ही तो सर्कल लगेंगे, इसमें और इसमें, इससे दोनों से ढक जाएगा ये, क्यों, ये दोनों से ढक जाएगा ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, हेमी स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब मैं इसका कवर बना देता हूं, इसका कवर बना देता हूं, देखिए इसका क्या कर देता हूं, कवर बना देता हूं, ठीक है। ये लिया, ये बंद कर दिया इधर से, इसका नहीं, ये इसका हेमी स्फीयर का, ये हेमी स्फीयर था, इसको इधर से बंद कर देता हूं। तो अब टोटल एरिया कितना होगा इसका, ये 2 पाई आर इधर लगेगा, और इधर क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है कि नहीं, तो एक सर्कल और लगेगा ना भाई, अरे इधर का 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी और इधर से ढकने के लिए, एग्जैक्ट एक सर्कल की, तो 3 सर्कल लगेंगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब बात करते वॉल्यूम की, वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हटा दूं मैं और वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसका वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं, मैं स्फीयर भी ले लेता हूं, एक कोन भी ले लेता हूं और एक सिलेंडर भी ले लेता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं मैं, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया और ये कोन हो गया और ये इतना हो गया। और सुनो जरा ध्यान से, अगर मान लिया जाए इनकी तीनों की हाइट क्या है, सेम है, तीनों की हाइट कैसी है, सेम है, हाँ है ना, तीनों की हाइट तो सेम ही है, तीनों की हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है तीनों की, तो फिर सेम रेडियस एंड सेम हाइट, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा और इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, बहुत सस्पेंस वाली चीज है, मजेदार चीज है, प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो मैं तो क्या करता हूं, सिलेंडर का वॉल्यूम देख लेता हूं यार। मुझे एक बात बताओ कि मैंने इसके अंदर पानी डाला, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पानी डाला थोड़ा सा, तो ये पानी कहां पर गया ये देखना जरा, तो आप देखेंगे कि ये नीचे फेंक देता हूं पानी, ये नीचे की ओर गया ना, नीचे कवर किया, कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर। अरे जो एरिया है वहीं पर तो गया था पानी, उसी को तो कवर किया, अरे कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, तो पाई आर स्क्वायर, पानी थोड़ा सा एक बूंद भी अगर डालूंगा तो कहा जाएगा, पाई आर स्क्वायर पर जाएगा, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद और डालते जाऊंगा तो क्या करेगा, वो हाइट ऑक्युपाई करेगा, हाइट को गेन करेगा वो, तो इसकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस खत्म काम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मुझे अगर फार्मूले की जरूरत पड़ती तो मैं क्या करता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और एच। अच्छा, अब इसका और इसका कितना होगा, तो यहां पर इस बात को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा क्या है, ये नहीं दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ी सी हाइट यहां पर ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखे तो मजा आ जाएगा, मतलब ठीक। एक बुक रख देता हूँ मैं नीचे और उसके ऊपर ये स्टूल है मेरे पास में, ये स्टूल रख देता हूँ। अब शायद आपको दिखने लगा होगा, है ना, दिख रहा क्या, हाँ अब आपको दिखने लगा होगा, है ना, हाँ दिख रहा शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और हाइट भी ले लेता हूँ इसकी, ये बॉटल की हाइट ले लेता हूँ, ठीक है ना,
ये बॉटल को यहाँ रख लेता हूँ। अब देखिए, अब तो पूरा पूरा क्लियर दिखेगा आपको। ये मेरे पास में सिलेंडर है, ठीक, और मेरे पास में एक कोन है, ये कोन, दोनों होलो है, दिखाया भी था आपको मैंने। ये देखिए होलो और ये भी होलो। ध्यान से देखना, अगर मान लिया जाए मैं इस कोन के अंदर पानी भरता हूं, भर दिया पानी, ये भर दिया, पूरा फुल हो गया, और इसके अंदर डालता हूं मैं, कितना भरा, लगभग मेरे को ऐसा लग रहा कि 1/3 तक भर गया ये। और एक बार भरता हूं, मैं पूरा उसको फुल करना चाह रहा हूं, और इससे मेजर करके ये फिर पानी लिया और इसके अंदर डाल देता हूं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बचा है, 2/3 भर गया ये। और एक बार भरता हूं इसको और इसके अंदर डाल देता हूं। बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट। हो सकता है कि आपको पानी दिख रहा होगा, है ना, पानी दिख रहा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। पानी कैसे दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, मैंने एक पेपर डाला, ऊपर तैर रहा, पेपर तैर रहा होगा ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो पेपर तैर रहा ऊपर, इसका मतलब पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसमें, और थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा और थोड़ा सा भी खाली नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जितना कितना वॉल्यूम है, इसकी अपेक्षा 3 टाइम, तो इसका कितना होगा, इसकी अपेक्षा 1/3। जितना इसका वॉल्यूम है, इसका 1/3 होगा, 1/3 पाई r² h। रटने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये हो गया। अरे याद हो गया फार्मूला, इसकी अपेक्षा ये 1/3, ये पाई r² h, तो 1/3 पाई r² h। अच्छा ठीक है। अब देखिए, और एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं। मेरे पास ये क्या है, 2 हेमीस्फीयर है, और दोनों हेमीस्फीयर मिला के मैं एक स्फीयर बना दिया, और इसको इसके ऊपर रख देता हूं। इसमें एक होल है एक्चुअल, है ना, ये होल दिख भी रहा होगा आपको, और इसको भरना चाह रहा हूं मैं, इसको भरना चाह रहा हूं। अब ये भरूंगा कैसे, इसमें तो छोटा सा होल है, तो उसके लिए टेक्निक लगाना पड़ेगा यार, कैसे भरूंगा। तो मैं इसी की पेपर की ही वो बना लेता हूं, है ना, पेपर की ही फनल बना लेता हूं, फनल, ठीक है। ये ऐसी, ये ऐसी, ये मैंने फनल बना दी, हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस फनल से इसमें पानी भरूंगा। पहले तो मैं इसको फुल कर देता हूं, कोन को, ये फुल कर दिया। अब फुल कर दिया, लेकिन रखूंगा कैसे, चलिए ठीक है, ये इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ अभी, और फनल को इसकी फनल बना के, हालांकि ये काम मैंने पहले कर लेना चाहिए था यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हो जाएगा, ठीक है। ये हाथ में भी बैंड वो प्लास्टर लगा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, हाँ ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल तो करा के ही दिखाऊंगा ना मैं। ये इसको इसके अंदर पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया, आ गया यार, काम हो गया। एक बार तो डाल ही दिया, और एक बार डालता हूँ मैं पानी, ठीक है, एक बार और डालता हूँ। एक बार फुल कर दिया था, ये दूसरी बार भर दिया मैंने, और हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, और डाल दिया। और 2 कोन से मैंने इसको इसके अंदर पानी भरा है, और आप देखेंगे पूरा फुल हो गया, देखिए गिर रहा ही नहीं, पूरा फुल हो गया, पूरा फुल हो गया था ये। तो ओवरऑल मुझे ये बात पता चली कि ये जो है ना, इस कोन से मैंने इसको 2 बार भरा था, 2 बार फिल किया था, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं इसमें। क्यों, क्योंकि ये डबल है ना भाई, ये क्या डबल है, तो मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। कर दिया मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2/3 पाई r², और इसका जो h है ना, ये h क्या है, तो 2 रेडियस के बराबर है, तो जहां पर h है उसको मैं 2r लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे रेडियस जो इसकी हाइट है वो 2 रेडियस के बराबर है ना, डायमीटर है उसका, तो 2 2 जा 4, तो 4/3 पाई, और r² और r कितना हो जाएगा, r³, बस हो गया काम। क्या होगा, वॉल्यूम
किसका किसका निकाल लिया, इसका होलो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वो तो पैक है ही नहीं ना, होलो है, उसमें काहे के लिए पानी भरेंगे भाई, इसका कुछ नहीं है। सॉलिड सिलेंडर में वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी अपेक्षा इसमें 1/3 लगाता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होलो है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, इतना पानी आता है इसमें। और सॉलिड में कितना मटेरियल है उसके अंदर, तो मटेरियल है मतलब इतना ही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर में हमने देखा कि 4/3 पाई आर क्यूब। जब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, पानी गिर गया, पानी भरा था उसमें पूरा फुल, आधे का कितना हुआ, इसका हाफ, 2/3, ये 4/3 है तो 2/3 पाई आर क्यूब। डायगोनल, इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल इसका डायगोनल कितना होगा, कहा गया क्यूब। देखिए डायगोनल का मतलब सबसे बड़ी लेंथ, इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक। अगर ये कमरा है, अगर क्यूबाइडल है, क्यूब टाइप से है, तो इसमें सबसे बड़ी लकड़ी कितनी बड़ी आएगी, सबसे बड़ी रॉड कहाँ से कहाँ तक है, तो उस कार्नर से, मैं ऐसे कार्नर में खड़ा हूं, उस टॉप वाले कार्नर से बॉटम वाले नीचे वाले कार्नर तक, ये सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो ये क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगता है इसमें। कैसे, देखिए मैं पहले क्या करूंगा, यहां से मुझे यहां जाना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर है ना, ये है और ये भी है, तो ये हो जाएगा √2a²। फिर उसके बाद इस कार्नर से ये वाले कार्नर की ओर जाऊंगा मैं, इस कार्नर से ये कार्नर, तो यहां पर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, ऐसा समझिए आप। मुझे क्या है, इसका डायगोनल निकालना है, तो मैं पहले क्या करता हूं, ये जो फ्लोर है ना, यहां पर इस कार्नर से उस कार्नर को मिला देता हूं, इस कार्नर से उस कार्नर को मिला देता हूं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं इसमें, तो √a² प्लस a², इस कार्नर से नीचे वाले कार्नर से उधर वाले नीचे वाले कार्नर में की लेंथ हो गई √2a², मतलब √a² प्लस a²। और फिर मैं क्या करता हूं, वहां से उस कार्नर को मिलाता हूं, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस कार्नर से वो कार्नर क्या बनेगा, बेस बन जाएगा। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, थोड़ा सा रिवर्स करके और एक बार इसी बात को सुन लेना, आ जाएगा समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, रूट मतलब 3a² प्लस a² प्लस a², तो √3a। और इसका डायगोनल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, लेंथ अंडर रूट लेंथ मतलब l² प्लस b² प्लस h²। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां पर a² प्लस a² प्लस a² था, इसलिए ऐड हो गया था, तो कितना हो गया, √3a। और ये कितना हो जाएगा, √l² प्लस b² प्लस h²। इसके डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ती, इसके डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये डायगोनल की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, अब क्या बच गया अपना वॉल्यूम। ये वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये क्यूब, ये क्या है, क्यूब है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर मैं पानी भरूंगा तो कहाँ जाएगा, a² पर जाएगा, नीचे वाले स्क्वायर पर जाएगा, तो a²। और फिर अगर मैं इसकी और पानी भरूंगा तो इसकी हाइट गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a³
अगर क्यूबाइड है मेरे पास, क्यूबाइड है, इसमें अगर पानी भरूंगा तो कहा जाएगा नीचे L इंटू बी पर, और पानी भरूंगा तो ये हाइट गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा H का मल्टीप्लिकेशन। बस हो गया हमारा ये टेबल कंप्लीट। एक बार समरी देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा काम है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये पानी इसमें डाल दूं, हाँ, इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो मैं ऐसा याद रखता हूं, इसके अंदर पानी डाला तो पाई आर स्क्वायर पर गया, और फिर गेन करेगा ये H, तो पाई आर स्क्वायर H। इसका वॉल्यूम कितना होता, कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो कोन का वॉल्यूम होगा, इससे 3 बार भरा जा सकता, तो इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसका वॉल्यूम कितना होगा, किसका, स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि इसके वॉल्यूम की अपेक्षा डबल, और H की जगह 2r रख दिया, मतलब 2r रख दिया H की जगह, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर इसके आधे का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पूरे का था, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। बस हो गया काम। तो ऐसे इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसमें पानी डालूंगा तो ये स्क्वायर क्यूब का, और फिर हाइट गेन करेगा ये, तो ये क्यूब, और इसका पहले LB पर जाएगा, फिर हाइट गेन करेगा तो LBH। बस हो गया काम, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो में मजा आया होगा, हमने पूरे प्रैक्टिकल से फार्मूले किए। आप ये लिस्ट करना, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम इसको नहीं भूलेंगे। मैं ये ऐसे ही याद रखता हूँ, तो कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, और कभी फार्मूला गलत भी नहीं होता। और ये वाला अगर आप फार्मूले याद रखते हो, तो जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बनते हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो के इसी प्रकार के वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।